चलो सुनो, तो सवाल नंबर 14 के ऊपर एक हेडिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा है? उससे भी ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में देखो, एंट्रीज फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, यानी कुछ खास लेन देनों का, खास एंट्रीज फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, यानी कुछ खास लेन देन है, खास लेन देन, और उनके लिए एंट्री करना है, खास लेन देनों के लिए। तो किस तरह के खास लेन देन है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या उनमें से कितना एंट्री हम लोग को पहले से मालूम है और क्या कुछ नया सीखना पड़ेगा, आइए सीखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि फॉर्मेट फटाफट पहले खींच लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 14 का हेडिंग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बोलो क्या लिखा है? इन द बुक्स ऑफ सत्यम, यानी सत्यम के बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ सत्यम, इन द बुक्स ऑफ सत्यम। और क्या करना है हमें? जर्नल एंट्री बनाना है। तो ऐसे लिख देंगे, है ना, और फिर फॉर्मेट खींच देंगे। तो फटाफट फॉर्मेट खींच लीजिए सर, सभी लोग, सभी लोग फटाफट फॉर्मेट खींच लीजिए। यहाँ डेट हो जाएगा, और बोलिए, बोलो ना, डेट के बाद, अच्छा डेट नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर लिख देंगे, है ना। डेट नहीं दिया है तो सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर, और फिर LF, और फिर बोलो, LF के बाद डेबिट अमाउंट, और फिर क्रेडिट अमाउंट, है कि नहीं। तो ये आपका फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री का। ऐसे फटाफट फॉर्मेट आप लोग खींच लीजिए और शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। तो पहला ट्रांजैक्शन बोलेंगे, क्या लिखा है? ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, यानी पुराना न्यूज़पेपर बेचे हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं, और ओल्ड फर्नीचर बेचे हैं। तो ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं, ओल्ड फर्नीचर बेचे हैं, कुछ भी बेचे हैं, वहां से पैसे ना आया है, पैसा आया है तो कैश अकाउंट, डेबिट। आप पुराना न्यूज़पेपर बेचे हैं, पुराना फर्नीचर बेचे हैं ना, तो पुराना जो न्यूज़पेपर बेचे हैं उस न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़पेपर शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इस तरह के जो छोटे मोटे इनकम होते हैं या छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनके लिए मिसलेनियस एक्सपेंस या मिसलेनियस अगर इनकम है तो इनकम शब्द प्रयोग किया जाता है, या सन्ड्री इनकम शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप सन्ड्री इनकम लिख सकते हैं यहां पर, किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। तो टू सन्ड्री इनकम अकाउंट। हाँ, लेकिन पुराना फर्नीचर बेचे हैं तो फर्नीचर को तो फर्नीचर ही आप लोग जानते हैं, फर्नीचर को तो फर्नीचर ही लिखते हैं। तो टू फर्नीचर अकाउंट। आया बात समझ में? यानी कि आपने एक न्यूज़पेपर पुराना बेचा है और एक पुराना फर्नीचर बेचा है, तो दोनों आपके पास से चला गया, गया ना, और उसके बदले में क्या आया आपके पास? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट, टू सन्ड्री इनकम अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद यहाँ नरेशन लिख देंगे, जो आप लोग लिखते हैं। नरेशन क्या लिखते हैं? बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर एंड ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, यही ना लिखेंगे। चलिए रुपया बता दीजिए। 125 रुपया न्यूज़पेपर से आया है, और 1000 रुपया फर्नीचर से आया, तो टोटल मिला के पैसा कितना आया? 1125 रुपया, यही है ना सर? देख पा रहे हैं क्या? तो इस तरह के वर्ड्स अब आप लोगों को मिलेंगे कि पुराना न्यूज़पेपर बेच दिया तो क्या लिखेंगे। तो पुराना न्यूज़पेपर के लिए ध्यान रहेगा क्या? पुराना न्यूज़पेपर के लिए क्या लिखते हैं? सन्ड्री इनकम लिखते हैं। डन। चलिए, ऐसे ही अगर न्यूज़पेपर खरीदा होता, अगर न्यूज़पेपर खरीदा होता तो एंट्री क्या होता? इनकम थोड़ी लिखते हैं। अगर न्यूज़पेपर खरीदे होते तो खर्चा होता ना, सन्ड्री एक्सपेंस लिखते हैं, टू कैश अकाउंट लिखते हैं। क्या समझ गए? तो ये सब शब्दों पर पकड़ बनाना है, इसीलिए तो नाम लिखा है स्पेशल एंट्री। कुछ खास है ये, इनमें शब्दों को पहचानना है, शब्दों को पकड़ बनाना है। चलिए दूसरा एंट्री पढ़िए, दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़िए। पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ब्रैकेट में लिखा है सेल्फ, लिखा है
तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेड किया, लेकिन सेल्फ यानी खुद के लिए, सेल्फ माने खुद का, तो खुद का LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माने LIC जानते हो ना, खुद के लिए LIC भरे हैं, LIC का प्रीमियम। तो आप लोग को मालूम है कि बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है तो बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है, लेकिन बिजनेसमैन अपने लिए या अपने घर के लिए कोई खर्च कर रहा है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि नहीं? पढ़े हो ना कि बिजनेसमैन अगर अपने लिए या अपने घर के लिए कोई खर्चा करता है तो ड्राइंग का अकाउंट कहा जाता है। तो अपने लिए प्रीमियम भरा है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो सेल्फ के लिए भरा है। अगर कोई और इंश्योरेंस प्रीमियम होता, बिजनेस का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो बिजनेस का खर्चा माना जाता, बिजनेस का खर्चा माना जाता सर। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखते हैं हम लोग, क्योंकि खर्चा को डेबिट करते हैं ना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखते हैं। लेकिन अभी इंश्योरेंस प्रीमियम जो भरा गया है वो बिजनेस का नहीं है, तो आप बिजनेस के खर्च के नाम से नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो खुद के लिए दिया गया है। तो बिजनेसमैन खुद के लिए कोई खर्चा किया है बिजनेस से पैसा निकाल के, तो उसको आप लोग जानते हैं क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ड्राइंग लिखते हैं। और ड्राइंग को डेबिट करते हैं ना, तो ड्राइंग अकाउंट दूसरा नंबर ना, दूसरा नंबर एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पैसा गया ना सर, तो टू कैश अकाउंट। क्या समझे? और नरेशन लिख लेंगे बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और फॉर सेल्फ यानी खुद के लिए दिया है। कितना रुपया? 1500 रुपया। कोई डाउट किसी को? देख रहे हो? तो ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन मिल रहे हैं सर, ऐसे ट्रांजेक्शन पहले नहीं मिले थे ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद के लिए भरे हैं, ऐसा ट्रांजेक्शन आप लोगों को पहले नहीं मिला था, है ना। तो देख रहे हैं नए नए तरह के कुछ खास स्पेशल ट्रांजेक्शन अब मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से सीखना है इन सबको, एक एक शब्दों को पकड़ बनाना है। चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन पढ़ना शुरू कीजिए। क्या है? बॉट ए टेबल फैन फॉर ऑफिस, अच्छा फॉर ₹1000, यानी फॉर डोमेस्टिक यूज, यही तो है सर। 1000 रुपया का टेबल फैन खरीदे हैं, 1000 रुपया का टेबल फैन खरीदे हैं, लेकिन फॉर डोमेस्टिक यूज, घर के लिए खरीदे हैं। कहाँ के लिए? बिजनेस के लिए नहीं खरीदे हैं। कहाँ के लिए खरीदे हैं? घर के लिए। तो आप लोग जानते हैं ना, बिजनेसमैन जब भी अपने लिए अपने घर के लिए कुछ भी करता है तो ड्राइंग अकाउंट। तो टेबल फैन खरीदे हैं, अगर वो टेबल फैन में बिजनेस में आया होता ना तो एक संपत्ति आता बिजनेस में, तो लिखते टेबल फैन अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन टेबल फैन नाम का एसेट जो बिजनेस में थोड़ी आया है, टेबल फैन तो घर के लिए खरीदा गया है। तो घर पे पैसा बिजनेस से निकालने के बाद घर पे टेबल, मन करे तो टेबल फैन खरीदो, मन करे तो पलंग खरीदो, मन करे तो हाथी घोड़ा खरीदो, क्या ही फर्क पड़ता है? सबको क्या कहेंगे? ड्राइंग। सबको क्या कहेंगे? घर के लिए किए हो खर्चा, कुछ भी किए हो फर्क नहीं पड़ता है, क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। तो टेबल फैन खरीदे हैं लेकिन घर के लिए, तो उसको भी क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। तो तीसरा हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बोलो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पैसा गया होगा ना बिजनेस से, तो टू कैश अकाउंट। समझ पा रहे हो क्या? नरेशन लिख पाओगे, बीइंग परचेज अ टेबल फैन फॉर डोमेस्टिक यूज, घर के लिए खरीदा, कितने रुपए का? 1000 रुपए का। कोई डाउट? चलो तीसरा ट्रांजेक्शन भी हो गया, चौथा ट्रांजेक्शन पढ़ो। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड पढ़ो। गुड्स सोल्ड फॉर कैश यानी नगद में माल बेचा गया टू ए कस्टमर, एक कस्टमर को, फॉर ₹10,000। 10,000 का माल बेचे हैं किसी कस्टमर को नगद में, माने पैसा लेके माल बेचे हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा सब। गुड। 10,000 का माल बेचे हैं एक कस्टमर को और उस पर 8% का जीएसटी लिए हैं। ठीक है, जीएसटी हमने कलेक्ट किया है 8% का। तो माल बेचे हैं नगद में ना, तो नगद में बेचे हैं तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। माल बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। आज जीएसटी हमने कलेक्ट किया है, हमने लिया है ना कस्टमर से। आप लोगों को मालूम है जीएसटी टैक्स होता है,
इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे, इसके बाद वही चैप्टर पढ़ाएंगे, जीएसटी ही आपके बुक में दिया है, जीएसटी नामक का चैप्टर पढ़ाएंगे। तो जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जीएसटी एक टैक्स होता है जो आपका नहीं है। वो सरकार ने आपसे बोला है कि जब भी आप माल बेचेंगे तो टैक्स वसूल करेंगे पब्लिक से, और वो टैक्स लाके हमको जमा करेंगे। सरकार लेता है ना टैक्स, तो आप भले ही किसी कस्टमर को बेच के वहां से वसूल किए हैं, लेकिन वो आपका थोड़ी है, वो सरकार को जमा करना है कि नहीं करना है। और सरकार को जमा करना है तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ गई ना, कि आपने अगर टैक्स लिया तो भाई अब सरकार को देना पड़ेगा। तो टैक्स लेना पब्लिक से, मैंने सामान बेचे हैं तो टैक्स वसूल करना एक लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि टैक्स लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सरकार को देना है ना। तो जीएसटी कलेक्शन जो है वो एक लायबिलिटी बढ़ जाता है। और आप सभी मॉडर्न अप्रोच जानते हैं कि लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो लिखेंगे टू जीएसटी, उसको जीएसटी कलेक्टेड लिखने के बजाय यहां पर आप लिख सकते हैं, उसको एक नाम दिया जाता है आउटपुट जीएसटी। मतलब जीएसटी जब आप लेते हैं ना तो उसको आउटपुट बोलते हैं, और जब आप कहीं जमा करते हैं जीएसटी तो उसको इनपुट बोला जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट जीएसटी यानी जीएसटी लेना जो है वो एक लायबिलिटी है ना। तो लायबिलिटी बढ़ा तो आप लोग जानते हैं मॉडर्न अप्रोच, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट। तो बोलिए कितने का माल बेचे हैं? 10,000 का, तो सेल्स के सामने 10,000, लेकिन 10,000 पर 8% जीएसटी लिए हैं, तो 10,000 का 8% बताओगे? 10,000 का 8% बोलो ना, 800 रुपया, 800 रुपया जीएसटी का हो गया। टोटल मिला के पैसा कितना लिए होगे? 10,800 रुपया। समझ में आया क्या? तो ये एक नरेशन आप लिख लेंगे बिंग करके, बिंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू अ कस्टमर एंड जीएसटी कलेक्टेड एट द रेट 8%। कोई डाउट? और भी ट्रांजेक्शन दिया है क्या? कितने ट्रांजेक्शन है? 2 और हैं। ओके, तो एक काम कीजिए, मेरे पास 2 ट्रांजेक्शन लिखने का स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पर पेज अपना चेंज करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि पेज कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलिए जोड़िए, तो ये टोटल कितना आ रहा है? कोई जोड़ेंगे? जोड़िए, कितना आ रहा है? जोड़िए। 1125 रुपया प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 10,800 हो गया 14,425 रुपया। 14,425 रुपया। इधर जगह है, हो जाएगा क्या? चलो तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि कैरी फॉरवर्ड जब हम लोग करते हैं अगले पेज में जाने के लिए, तो अगले पेज में जब जाते हैं तो क्या लिखते हैं? तो यहां पर बना दे क्या फॉर्मेट? तो यहां पर लिख देते हैं बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए फॉर्मेट बना देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये डेट के लिए हो जाएगा, ये पार्टिकुलर के लिए हो जाएगा, और फिर यहां पर एलएफ और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट तो लिखते ही नहीं है सर, वो हेडिंग तो आता ही नहीं है। सीधे हम लोग क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड को उठा के यहां पर लिखते हैं बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और अमाउंट जो होता है उसको उठा के लिख देते हैं 14,425 डेबिट में भी, या 14,425 क्रेडिट में भी। डन। और उसके बाद हम लोग फिर से 5वां नंबर ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और एंट्री करेंगे, फिर 6ठा नंबर और क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलिए तो 5वां नंबर ट्रांजेक्शन पढ़िए, क्या कहता है? अमित से माल खरीदा है 6,000 का, और पेमेंट जो है चेक से किया है, यही है ना। तो अमित से माल खरीदा है, तो माल खरीदे हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट माने बताओ, ये नगद में खरीदे हैं कि उधार में? लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, तो नगद हुआ कि उधार हुआ? उधार हुआ ना, तो नगद है कि उधार है? ये ध्यान नहीं है क्लास में। पेमेंट मेड बाय चेक ये भी तो दिया है कि पेमेंट जो है चेक से दिए हैं, तो उधार कैसे हुआ? चेक से पेमेंट देना नहीं होता है क्या? उधार कैसे हुआ? ध्यान नहीं है क्लास में, आधा अधूरा बात सुन रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, केवल इतना सुनिएगा तो लगेगा कि ये उधार है, क्योंकि नाम के बाद फॉरकैश नहीं लिखा है। लेकिन अगवा ये भी तो पढ़िए क्या लिखा है। अगवा लिखा है कि एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट जो है वो चेक से दिया गया, तो पेमेंट नहीं कहलाएगा क्या? कहलाएगा ना। तो इसीलिए अमित का नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि चेक से पेमेंट किया गया है तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। आया बात समझ में?
कितना रुपया बताओ, बताओ कितना रुपया, 6,000 रुपया। किसी को दिक्कत? नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अमित एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कोई डाउट? चलो अगला ट्रांजेक्शन बताओ, अगला ट्रांजेक्शन बोलो। पांचवा ट्रांजेक्शन के बाद, पांचवा ट्रांजेक्शन के बाद छठा ट्रांजेक्शन के बारे में बताओगे? चलो बोलो छठा ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड 1/3 of the above goods at a profit of 25% on cost। गौर से सुनना, लिखा है कि सोल्ड 1/3 ऑफ एबव गुड्स, यानी ऊपर वाला जो गुड्स हमने खरीदा है उसका 1/3 गुड्स हमने बेच दिया। 1/3 ऊपर जो हमने खरीदा है, एबव गुड्स लिखा है ना, एबव गुड्स का मतलब ऊपर वाला, जो ऊपर वाला हमने खरीदा था, कितने का? 6,000 का। इसका 1/3 बेच दिया, तो 6,000 का 1/3 बताओगे? 1/3 माने 1/3 कितना हुआ? 2,000 का हुआ। अरे 2 से नहीं कट जाएगा क्या? ये 2,000 का हुआ ना। तो कहता है कि 6,000 में से 1/3 बेच दिया, माने 2,000 का माल बेच दिया। लेकिन कितना पर? तो ऐड कहता है एट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेचे हैं। ये तो 2,000 का खरीदारी हुआ ना, प्रॉफिट पे बेचे हैं। कितना परसेंट? 5%, 25%। 25% निकाल लो, 2,000 का 25% निकाल लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 में 25 से गुणा करोगे कितना आएगा? 500। दोनों जोड़ दो, कितना हुआ? 2500। यानी 2,000 का माल 2500 में बेच दिया गया। तो 2,000 का माल 2500 में बेचे हैं, तो एंट्री क्या होगा? बोलो। 2,000 का माल 2500 में बेचे हैं ना, तो नगद में बेचे हैं कि उधार में? ट्रांजेक्शन क्या था, पढ़ो तो एक बार और। सोल्ड गुड्स, सोल्ड 1/3 of the above goods at a profit of 25% on cost। किसी का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब नगद में बेचा गया है। और नगद में बेचा गया है तो कैश अकाउंट डेबिट, अब माल बेचे हैं तो टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा आया? 2500 रुपया। आया बात समझ में? ये रहा आपका वर्किंग नोट नंबर 1। इसको सादे पेज में करना होता है ना, वर्किंग नोट नंबर 1 को आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है? जहां क्वेश्चन खत्म होता है वहां वर्किंग नोट होता है ना। तो हमारा ट्रांजेक्शन सारा खत्म हो गया क्या? यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग जो भी ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, और फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं बोलो? यहाँ पर लिखते हैं ग्रैंड टोटल। अच्छा एक और बात, ये टोटल जोड़ के यहाँ लिख देंगे, है ना? टोटल जोड़ के लिख देंगे और क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है 2500 रुपया, ये कहाँ से आया है? तो वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है। दिखा देना यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, और ये रहा आपका वर्किंग नोट नंबर 1। और इसके साथ ही आपका सवाल जो है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। तो आप सभी यहां से लिख सकते हैं। आया बात समझ में? चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, टोटल जोड़ के कोई बताएगा? टोटल जोड़ के कोई बताएगा कितना हुआ? तो पहले था 14,425 प्लस 6,000 प्लस 2500, 22,925 आएगा टोटल। 22,925। कोई दिक्कत? चलिए खत्म कीजिए सवाल को बना के 14 नंबर। तो क्या आप लोगों ने देखा है स्पेशल ट्रांजैक्शन आपको कुछ मिले? कुछ नए नए शब्दों को सीखने को मिला? कल और भी ज्यादा नए नए शब्द मिलेंगे, अच्छे अच्छे और भी मजेदार, ठीक है? चलिए तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, चूंकि समय हो चुका है। सवाल हम लोगों ने खत्म किया। और ध्यान रहे कि आप लोग जो सवाल बना रहे हैं, जो चैप्टर बना रहे हैं, पीछे से रिवीजन जरूर करें। ऐसा ना हो कि आगे पढ़ते जाएं और पीछे से भूलते जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सभी लोग रिवीजन जरूर करें, ठीक है? मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही।